डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम 100 साल के सबसे विनाशकारी भूकंप की 2 तस्वीरों से करेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें शब्दों पर भारी हैं। ये तस्वीरें खुद विनाश की हकीकत बयां कर रही हैं। तबाही की ये तस्वीरें वेनेजुएला की हैं, जहां सिर्फ 40 सेकंड के अंदर 7 से ज्यादा तीव्रता के 2 भूकंप आए और पूरे देश को तबाह कर गए। इस भूकंप में कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका है। बहुत खतरनाक भूकंप ये कहा जा रहा है। 100 साल में अब तक ऐसा भूकंप कभी नहीं आया। देखते ही देखते कैसे इमारतें पत्ते की तरह ढह गई, पता ही नहीं चला। 7 जो तीव्रता थी उसकी, वो 7 थी, लेकिन उसके बाद जो हालात वहां देखने को मिले वो समझ में आ रहे थे कि ये तीव्रता पता नहीं मापनी, इसको सिर्फ और सिर्फ नंबर से नहीं मापा जाता और जा सकता है। सड़क पर खड़े रहने के लिए इन लोगों ने, देख रहे हैं आप, जब ये भूकंप आया तो क्या क्या तस्वीरें दिखी। एक दूसरे को पकड़ लिया, इनके सामने पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। इसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इमारतों से दूर सड़क के बीचों बीच खड़े होकर बचने की कोशिश करने लगे, इमारतों से दूर भागने लगे। माता पिता अपने बच्चों को बचाने लगे। भूकंप के दौरान वेनेजुएला की राजधानी काराकस की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें कुछ ऐसे गिरी जैसे उनसे कोई मिसाइल आकर टकराई। वेनेजुएला के भूकंप का ये दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो वेनेजुएला के सबसे व्यस्त माइकेटिया एयरपोर्ट का है, जो राजधानी काराकस से 30 किलोमीटर दूर मौजूद है। भूकंप आते ही लोगों ने यहां से भागना शुरू कर दिया। सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लाइट कट गई, मलबा गिरने लगा। लोगों के सामने 2 चुनौतियां थी, भूकंप के झटकों के दौरान खुद को गिरने से बचाना और ऊपर से गिर रहे मलबे से खुद को सुरक्षित करना। ये देखिए, ये एक तस्वीर आपके सामने देखिए। जब भूकंप आया उसके बाद में लोग कैसे अपने आप को जहां थे उसी वक्त अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संकट चौतरफा था, क्योंकि अपने को बचाना भी था, ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा था। मित्रों, ऐसी ही विनाशकारी तस्वीरें वेनेजुएला के कई शहरों से आ रही हैं। इस भूकंप से राजधानी काराकस में बड़ी संख्या में इमारतें गिरने की खबर है। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो किसी भीषण युद्ध के भयानक मंजर जैसी लग रही हैं। अब आप समझ गए होंगे ये तबाही कितनी बड़ी है। जापान में भी वेनेजुएला जैसा ही भूकंप आया, लेकिन वहां ऐसी तबाही नहीं मची। आज आपको जानना चाहिए 7 की तीव्रता वाले भूकंप में आखिर वेनेजुएला क्यों बिखर गया और जापान कैसे डटा रहा। आज आपको समझना चाहिए, अगर वेनेजुएला और जापान की रफ्तार से भारत की धरती हिली तो फिर क्या होगा, और हम वेनेजुएला जैसे भूकंप से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। मित्रों, वेनेजुएला धरती के उस हिस्से में मौजूद है जहां पर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इस बार जैसी तबाही हुई वैसे पिछले 100 वर्षों में नहीं हुई थी। इसलिए हम इसे 100 साल का सबसे विनाशकारी भूकंप कह रहे हैं। वेनेजुएला में इस बार भूकंप से इतनी बड़ी तबाही की सबसे बड़ी वजह डबल सिस्मिक इवेंट है। वेनेजुएला में शाम 6:04 पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और इसके ठीक 1 मिनट बाद यानी 6:05 पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप वैज्ञानिक इस तरीके की घटना को डबल अर्थक्वेक या डबल सिस्मिक इवेंट कहते हैं। आमतौर पर किसी बड़े भूकंप के बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक आते हैं, लेकिन डबल अर्थक्वेक में लगभग बराबर ताकत वाले 2 बड़े भूकंप बेहद कम समय के अंतराल में एक ही इलाके में आते हैं, और ऐसी स्थिति में तबाही सबसे ज्यादा होती है। वेनेजुएला में यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले वर्ष 1900 में 7.7 का तीव्रता का एक भूकंप आया था। यह भूकंप ऐसे दिन आए जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। इसी वजह से वेनेजुएला में ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। यही वजह है कि मरने वालों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं 30% आशंका 1 लाख लोगों के जान गंवाने की भी है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे अमेरिका की सरकारी वैज्ञानिक संस्था है। इसका काम भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी आपदाओं से जुड़ी निगरानी और शोध करना है। दुनिया में कहीं भी बड़ा भूकंप आने पर इसके आंकड़ों को सबसे विश्वसनीय माना जाता है। वेनेजुएला में बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं, इसलिए मरने वालों की असली संख्या सामने आने में हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। अभी अनुमान के आधार पर मरने वालों की संख्या बताई जा रही है, जो कम या ज्यादा हो सकती है। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही वेनेजुएला के ला गुआइरा प्रांत में हुई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस भूकंप से $100 अरब तक का नुकसान होने की आशंका है, जो वेनेजुएला की जीडीपी के लगभग 7% के बराबर है।
कुछ संस्थाओं ने इसे वेनेजुएला की जीडीपी का 20% तक माना है। यह अनुमान किस आधार पर लगाया गया, इसे समझने के लिए आपको वेनेजुएला के भूकंप पर आधारित हमारा यह वीडियो विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। 2 शक्तिशाली भूकंप, उसके बाद 30 से ज्यादा आफ्टर शॉक। धरती हिली तो वेनेजुएला में इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। इस महिला को देखिए, भूकंप के झटकों के बाद इस महिला को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। लगभग बदहवास होकर भाग रही ये महिला अगर इन वक्त में एक तरफ नहीं हट जाती तो शायद उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। ये राजधानी काराकस की तस्वीरें हैं, जहां इस महिला की तरह हर व्यक्ति अपनी जान बचाकर भाग रहा है। भूकंप के झटकों के बाद जिन होटलों के छत पर स्विमिंग पूल बना था, वहां से पानी ऐसे गिरने लगा जैसे कोई बड़ा झरना हो। इस वीडियो को देखिए, किस तरह भूकंप आते ही सड़क, इमारत सब कुछ हिलने लगे। सड़क पर मौजूद ये शख्स दोनों तरफ देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है किधर जाए कि वो सुरक्षित रहे। ये महिला भी चीखते हुए अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकलती है। उसका घर गिर रहा है, वो सामने की दीवार की तरफ जाती है। सफेद रंग की एक गाड़ी सामने से गुजरती है, लेकिन ये महिला सड़क के दूसरे छोर पर भी सुरक्षित नहीं। ऊपर से मलबा गिरता है और जिस बाउंड्री वॉल की तरफ महिला खड़ी थी वो भी भरभरा कर नीचे गिर जाती है। जिससे बचते हुए महिला अपने बच्चे को लेकर दूसरी ओर भाग जाती है। इस दौरान पूरे सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। इस महिला को देखिए, भूकंप के बाद इसका कोई अपना मलबे में दब गया है और वो परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। इस दौरान जो लोग ऊंची इमारतों में फंसे थे उनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। इस शख्स ने भूकंप के बीच इमारत की सीढ़ियों से उतरते हुए एक वीडियो बनाया। हर तरफ मलबा गिरा दिखाई दे रहा है। इस शख्स को डर है ये नीचे तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। कुछ लोगों ने इस भूकंप में अपनों को खो दिया और कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को बचाकर भागते दिखे। जो लोग छुट्टी के दिन मॉल में खरीदारी करने गए थे वो भी भूकंप के बाद मॉल से भागते नजर आए। ये मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने गए थे कि अचानक भूकंप आ गया और समंदर के अंदर से इन्होंने अपने शहरों में हो रही तबाही को देखा। भूकंप के 2 बड़े झटकों के बाद काराकस और वेनेजुएला के दूसरे बड़े शहरों की स्थिति ऐसी हो गई जैसे यहाँ पर मिसाइलों और बमों से हमले किए गए हों। गिरी और टेढ़ी हुई इमारतों की वजह से किसी भी तरफ चले जाइए, शहर किसी वीराने की तरह लग रहा है। सबसे मुश्किल स्थिति यह है कि वेनेजुएला की सरकार के पास इतने संसाधन भी नहीं कि वो राहत और बचाव कार्य को तेजी से चला पाए। वेनेजुएला में लोगों की मदद के लिए $20 मिलियन का आपातकालीन कोष बनाया गया है ताकि बेघर हुए लोगों को सहारा दिया जा सके। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये आपदा बड़ी है और इतनी बड़ी आपदा से अकेले निपटना वेनेजुएला के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी है। इसलिए दुनिया भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है। भारत ने भी वेनेजुएला को मदद की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए इस विनाशकारी भूकंप पर दुख जताया। वेनेजुएला में आए भूकंप पर उन्होंने कहा कि विनाशकारी भूकंप से हुई तबाही से बहुत दुख हुआ है। भारत के लोगों की तरफ से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति और खासकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। मित्रों, आज आपको यह भी समझना चाहिए वेनेजुएला बार बार भूकंप का केंद्र क्यों बनता है और वेनेजुएला में इस बार आए विनाशकारी भूकंप की वजह क्या है। वेनेजुएला धरती के उस हिस्से पर बसा है जहां 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटें हैं, कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में मिलती हैं। टेक्टोनिक प्लेट को आप धरती के नीचे मौजूद बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा कह सकते हैं। कैरेबियन प्लेट का आकार लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर यानी लगभग भारत के आकार जितना है। ये टेक्टोनिक प्लेटें बहुत धीरे धीरे खिसकती हैं, लेकिन कई बार ये प्लेटें आपस में फंस जाती हैं और उनमें दबाव बढ़ता रहता है। जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्लेटें अचानक झटके से खिसक जाती हैं। इसी समय बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और भूकंप आ जाता है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला में आए दोनों भूकंप भी इन्हीं 2 प्लेटों के अचानक खिसकने की वजह से आए। क्योंकि इन टेक्टोनिक प्लेटों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए भूकंप भी एक बिंदु पर नहीं आता। जमीन के नीचे कई किलोमीटर लंबे हिस्से में प्लेटें खिसकती हैं, इसलिए झटके दूर दूर तक महसूस होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन के नीचे अभी भी हलचल जारी है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक आफ्टर शॉक महसूस किए जाएंगे और इनमें से कुछ झटके काफी तेज भी हो सकते हैं। यानी वेनेजुएला के लिए खतरा अभी टला नहीं है। मित्रों, वेनेजुएला के साथ साथ जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला और जापान में लगभग एक जैसी तीव्रता का भूकंप आया। जापान में भी भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। भूकंप के झटकों के बाद जापान में भी सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया।
जापान के समुद्र से लेकर इमारतों और घरों में भी भूकंप का असर दिखाई दिया, लेकिन ना तो कोई इमारत गिरी, ना ही बड़ी तबाही हुई। वहीं वेनेजुएला में 7.2 तीव्रता के भूकंप के बाद शहर के शहर तबाह हो गए। हजारों मौत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जापान में एक भी मौत नहीं हुई। जापान तबाही से बचा रहा। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। मित्रों, पहली वजह है वेनेजुएला में भूकंप जमीन के नीचे सिर्फ 10 से 22 किलोमीटर की गहराई पर आया और आबादी के बेहद करीब था, इसलिए झटके बहुत तेज महसूस हुए। जापान में भूकंप करीब 50 किलोमीटर गहराई पर और समुद्र में आया। गहराई ज्यादा होने से सतह पर झटकों की ताकत कुछ कम हो गई, लेकिन अगर जापान के भूकंपों की गहराई कम भी होती तो भी जापान इसका सामना करने के लिए दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा तैयार रहता। वेनेजुएला में कई इमारतें पुरानी और कमजोर हैं, इसलिए तेज झटकों में वो ढह गई। जापान में लगभग हर नई इमारत भूकंप झेलने के हिसाब से बनाई जाती है। वहां इमारतें टूटने के बजाय झूलती हैं, जिससे लोगों को बाहर निकलने का समय मिल जाता है। पूरे जापान में 4000 से ज्यादा सेंसर जमीन की हलचल पर नजर रखते हैं। जैसे ही भूकंप शुरू होता है, कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में पता लगा लेता है कि बड़ा झटका आने वाला है। इसके बाद मोबाइल, टीवी, रेडियो और सायरन पर तुरंत अलर्ट चला जाता है। यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी जानकारी हम आपको विश्लेषण के अगले हिस्से में देंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वेनेजुएला में जापान जैसी मजबूत इमारतें और चेतावनी व्यवस्था होती तो जनहानि काफी कम हो सकती थी। यानी भले ही भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मजबूत इमारतें, कुछ सेकंड पहले मिलने वाली चेतावनी और नियमित अभ्यास हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। यही वजह है कि समान तीव्रता का भूकंप जापान में मामूली नुकसान करता है, जबकि कमजोर तैयारी वाले देशों में बड़ी तबाही ला सकता है। भीषण भूकंप की वजह से जो तबाही वेनेजुएला में हुई, ऐसी ही तबाही का खतरा हमारे देश पर भी मंडरा रहा है। भारत में भी कई क्षेत्र हैं जो भूकंप प्रवण हैं, यानी इन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना ज्यादा है। अब हम आपको भारत के इन्हीं भूकंप सेंटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत में भूकंप की तीव्रता को 4 जोन में बांटा गया है। सबसे पहले आता है जोन 2। जोन 2 में भूकंप आने की आशंका बहुत कम होती है। दक्षिण भारत के मैदानी इलाके इसी जोन में आते हैं। इसके ऊपर है जोन 3, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र के साथ साथ लखनऊ, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर आते हैं। इस जोन में भूकंप की तीव्रता मध्यम रहती है, यानी इन क्षेत्रों और शहरों में कम तीव्रता यानी रिक्टर स्केल पर 5 से 5.9 तक के भूकंप आते हैं। जोन 4 में दिल्ली, एनसीआर, यूपी के कुछ हिस्से, बिहार और कोंकण आते हैं। इन हिस्सों में रिक्टर स्केल पर 6 से लेकर 6.8 तक की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। सबसे ऊपर और सबसे खतरनाक है जोन 5। भारत में इस जोन के अंदर पूर्वोत्तर के राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ और अंडमान निकोबार जाते हैं। जोन 5 में रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं, यानी जोन 5 में आने वाले क्षेत्रों में भूकंप से बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। डीएनए की शोधशाला में यह रिसर्च बताती है कि भारत में भूकंप का जोन 1 है ही नहीं, यानी भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां भूकंप आने की संभावना ना हो। मित्रों, 23 तारीख के डीएनए संस्करण में हमने आपको दिखाया था कि देश के अलग अलग शहरों में दुकानों से लेकर दफ्तरों तक फायर एनओसी नहीं लेते हैं। अब आप ही सोचिए, जिस देश में फायर एनओसी जैसा मूलभूत काम नहीं किया जाता हो, वहां भूकंप को लेकर तैयारियों की हालत क्या रही होगी। हालात समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप देश की राजधानी दिल्ली को ही देख लीजिए। दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां घनी आबादी है। इन इलाकों में हजारों ऐसी इमारतें हैं जो बेहद पुरानी हैं, यानी ये इमारतें भूकंप कोड के अंतर्गत नहीं बनाई गई और ना ही इनमें रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप के लिहाज से मरम्मत की गई है। इसी तरह यमुना किनारे बसी हुई अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण में भी भूकंप कोड का पालन नहीं किया गया, यानी अगर अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो इन इमारतों को नुकसान होने की आशंका प्रबल है। अगर भूकंप के अलर्ट की बात की जाए तो यहां भी हालात चिंताजनक हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देश की राजधानी पर भूकंप का खतरा काफी गंभीर है। अर्ली वार्निंग अभी दिल्ली में भी है। दिल्ली में माइक्रोजोनेशन भी जीआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और दूसरी एजेंसीज ने किया है। वहाँ पर नदर्न पार्ट जो था वो जोन 4 और 5 में आता था। पिछले 100 सालों में कितने अर्थक्वेक्स आए हैं, कितने एक्टिव फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, ये सब एनालिसिस के बाद में और तो ये तय किया गया अभी साइस्मिक जोन जो 5 था उसे 6 कर दिया गया, जो 4 था उसे 5 कर दिया। अब ये हाईली रिस्क में है। भारत में सिर्फ एक राज्य में भूकंप को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में धरती के अंदर हो रही गतिविधि को मापने के लिए 170 सेंटर हैं। अगर धरती में हलचल बढ़ती है तो भूदेव ऐप के जरिए वार्निंग भेजी जाती है। भारत का अपना नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी भी है।
ये सेंटर भी धरती के अंदर हो रहे कंपन पर निगरानी रखता है, लेकिन इसे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं माना जा सकता। ये सेंटर सिर्फ भूगर्भीय जानकारी प्रदान करता है। ये हालात बताते हैं कि भूकंप के मामले में हम सिर्फ भगवान भरोसे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भारत में बड़ी तीव्रता के भूकंप ना आए, क्योंकि हमारा सिस्टम में ना तो बड़े भूकंप को झेलने की हालत है और ना ही भूकंप से जुड़ी चेतावनी देने की क्षमता है। भारत में भूकंप को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी कर ली है। इन देशों में सबसे आगे है जापान। जापान में 4000 से ज्यादा सेस्मोग्राफ लगे हुए हैं। ये मशीनें लगातार धरती के अंदर कंपन की निगरानी करती हैं और जैसे ही कंपन बढ़ता है फौरन पूरे देश में भूकंप का अलर्ट भेज दिया जाता है। जापान में भूकंप से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए फोन के मैसेज, सार्वजनिक घोषणाओं और सायरन का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा भूकंप ग्रसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लिए शेक अलर्ट नाम का सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम में भी ऐप के जरिए मैसेज भेजा जाता है, लेकिन यह सिस्टम कुछ और खास काम भी करता है। जैसे ही बड़े भूकंप का अलर्ट मिलता है तो यह सिस्टम रेलगाड़ियों की गति को धीमा कर देता है ताकि कोई हादसा ना हो पाए। साथ ही साथ वेस्ट कोस्ट में मौजूद सभी अस्पतालों के बैकअप जनरेटर चालू हो जाते हैं ताकि भूकंप में घायलों को फौरन मेडिकल मदद मिल सके। मैक्सिको ने तो साल 1991 में ही भूकंप का अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर लिया था। मैक्सिको में सभी सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगे रहते हैं और भूकंप की स्थिति में 2 मिनट तक इन लाउडस्पीकर से सायरन बजते रहते हैं। भूकंप नाम की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए दुनिया तैयार हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यानी भारत पर भूकंप का खतरा है और अर्ली वार्निंग जैसा कोई सिस्टम यहां है नहीं। इसी वजह से अब यह जरूरी हो गया है कि बरसात और बाढ़ की तर्ज पर भारत में भूकंप की चेतावनी को लेकर एक ठोस चेतावनी तंत्र तैयार किया जाए।